Hello everyone, this is CA Prajakta Munde. So in this video, we are going to discuss the alternative tax regime which has been introduced for the assessment year 21-22 and which will be applicable onwards for individuals and HUFs. तो हम लोग सब अभी तक टैक्सेशन के प्रोसीजर्स पढ़ते आए हैं इनकम टैक्स में, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल्स और HUFs के जो रेगुलर टैक्सेशन है वो पढ़े हुए हैं। रेगुलर टैक्सेशन स्कीम्स, रेगुलर टैक्सेशन के साथ सरचार्ज, रिबेट, इन सब चीजों के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम को अलग से डिस्कस करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू प्रोविजन। सो ऑफ कोर्स जो भी चीज नहीं होती है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हमेशा रहती है। सो फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स इंडिविजुअल्स और HUFs को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो चाहें तो जो रेगुलर टैक्सेशन स्कीम है, जो रेगुलर टैक्सेशन स्लैब्स हैं, उसके अलावा ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंसेशनल टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपके ऊपर जो नॉर्मल टैक्सेशन रेट्स हैं उससे थोड़ा कंसेशन आपको दिया जाएगा। कंसेशन दो तरीके का है। पहली चीज, यहाँ पर स्लैब्स में ब्रेकअप्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम रेगुलर की बात करें तो 2.5 से 5, 5 से 10 एंड 10 अबव इस तरीके का ब्रेकअप होता है। यहाँ पर ब्रेक्स बढ़ा दिए गए हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, 5 से 10 वाला व्यक्ति कोई भी हो, फिर वो 5 के थोड़ा भी ऊपर हो, 10 के थोड़ा भी नीचे हो, तो भी वो सेम स्लैब में आता है। यहाँ पर वो बेनिफिट है। प्लस रेट्स में कंसेशन है, आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर आप 30 के पार कब जाओगे, जब आप 15 लाख तक पहुंच जाओगे, वहां आप 10 से ही 30% में एंटर हो जाते हो। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ कंसेशन इन बोथ वे, स्लैब एंड रेट। बात कर लेते हैं स्लैब्स की। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5% यहाँ तक सेम है। देन 5 से 7.5, हर 2.5 लाख पर हमें ब्रेक दिख रहा है। 5 से 7.5 10। याद रखने का सबसे आसान तरीका, हर 2.5 लाख पे ब्रेक है और 5% से रेट बढ़ रही है। सो 7.5 से 10, 15, 10 से 12.5, 20%, जैसे ही 12.5 से ऊपर गए 15 तक 25 एंड अबव 30%। ठीक है, तो ये रहेंगी स्लैब्स अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो। तो यहाँ पर जो स्पेशल टैक्सेशन रेट्स हैं उनके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको हमेशा, जब भी मैं क्लास में टैक्स कैलकुलेशन पढ़ाती हूँ, हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ कि टोटल इनकम के 2 पार्ट्स करने होते हैं जो हम बहुत बार भूल जाते हैं। कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो स्पेशल रेट इनकम्स होती है, कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो कि रेगुलर स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो ये स्लैब इनकम आपकी उस इनकम पर ये स्लैब्स अप्लाई होंगे जो आपकी रेगुलर इनकम है, उनके ऊपर नहीं। जो स्पेशल टैक्सेशन रेट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी तक हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सेट्रा, जो भी स्पेसिफिक स्पेशल टैक्सेशन रेट्स होते हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। सरचार्ज, रिबेट, वो सारी चीजें कहीं कहीं तक कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी है, तो ऑफकोर्स अगर आप कंसेशनल रेट में एंटर होना चाहते हो तो डिपार्टमेंट आपसे कोई ना कोई कमिटमेंट मांगेगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। बेनिफिट मिल रहा है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होना भी पड़ेगा। सो कंडीशंस कौन सी फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUFs पर एप्लीकेबल है, तो हर एसएससी ऑप्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फॉलोइंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। मतलब ये सारे बेनिफिट्स आपको छोड़ देने पड़ेंगे तो ही आप कंसेशनल रेट में आ सकते हो। अगर आप इनमें से कोई बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो तो फिर आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करते जाएंगे सेक्शंस। ऑफ कोर्स जो भी रेलेवेंट सेक्शन जिस भी हेड का है, जिस भी प्रोविजन का है, वहां तो हम वापस से पूरा डिटेल में जाएंगे ही, बट अभी के लिए पूरा समझने के हिसाब से हम उसको शॉर्ट में एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। सो फर्स्ट इज LTC। जो शुरुआत के हमारे सारे जो सेक्शंस हैं वो सैलरी है, इनिशियली वो हेड्स के हिसाब से ही अरेंज है, तो आप लोगों को भी समझने में आसान रहेगा। So as we know, there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। सैलरी में लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट होता है, मतलब अगर आप कहीं पे छुट्टियों पे घूमने जाते हो तो आपको अगर लीव ट्रैवल का कंसेशन मिलता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके रूल्स हैं कि एयर से ट्रैवल है तो कितना क्लेम कर सकते हैं, रेलवे से ट्रैवल है तो कितना क्लेम कर सकते हैं। अप टू अ सर्टेन अमाउंट आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो लीव ट्रैवल कंसेशन की, वो अवेलेबल नहीं रहेगी। HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, अगेन अ वेरी कॉमन एग्जेम्पशन जो कि बहुत से लोग क्लेम करते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज है आज के सिनेरियो में, दैट यू स्टे समवेयर, मतलब हमारा जो होम टाउन होता है वो कुछ और
और होता है हम जॉब कहीं और करते हैं, तो हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब हमारे जो रेंट एक्सपेंसेस होते हैं उनको बेसिकली बियर करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। अगेन उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, और 3 कंडीशंस में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, जो कि सैलरी रेट में डिस्कस करते हैं हम, उसको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनके अलावा बाकी कोई भी बेनिफिट, कोई भी अलाउंस का डिडक्शन आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा। एमपी एमएलएस को कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनको भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। माइनर का एग्जेम्पशन, नाउ एज वी ऑल नो इन क्लबिंग में बेसिकली एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि अगर आपके हाथ में मतलब जो भी पर्टिकुलर माइनर होता है उसकी इनकम या तो मम्मी या तो पापा किसी एक के हाथ में टैक्सेबल होती है, जिनकी भी इनकम हायर हो। सो जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं उनमें आपको 1500 पर चाइल्ड का एक एग्जेम्पशन मिलता है, क्योंकि आपके हाथ में एक बच्चे की इनकम भी टैक्स हो रही है, तो डिपार्टमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दिया है कि चलो ठीक है, वो एग्जेम्पशन छीन ली जाएगी आपसे। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसका बेनिफिट मिलता है, अगेन वो नहीं मिलेगा। 10AA का आपको जो डिडक्शन होता है वो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरी में, सो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है, वो नहीं मिलेगी। सैलरी में एंटरटेनमेंट टैक्स की डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है आपको, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सो ये तीनों चीजें हटा दी जाएंगी। यहाँ तक हमने मोस्टली सैलरी की बात करी, एक दो चीजें अलग थी माइनर और SEZ, बाकी मोस्टली हम सैलरी के बारे में बात करी। नेक्स्ट हमारा हाउस प्रॉपर्टी में, तो हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन SOP सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, अगेन आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में 24B में, वो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो हम लोग PGBP में जब बिजनेस हेड में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उसी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक असेसीज को एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का परमिशन होता है। ऑफ कोर्स देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस, हर सेक्शन की डिटेल में बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं जब आप वो पर्टिकुलर सेक्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सो वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी कंडीशंस हैं, अगर आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, मतलब ओवर एंड अबव योर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप और डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट साइट रिस्टोरेशन फंड, इन सब में अगर आपने डिपॉजिट किया है नो बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड। साइंटिफिक रिसर्च में अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 2 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है जब आप आपके खुद के बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, और दूसरा होता है जब आप किसी और एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करते हो जो कि अप्रूव्ड होता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और अगर आप वहां पे पेमेंट करते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। सो यहाँ पर जो सेक्शंस हटाए गए हैं वो सारे वो हैं जो बाहर कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च का जो कंट्रीब्यूशन वाला डिडक्शन होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन to notified research associations or universities or approved Indian company or approved research associations or universities for social science or for scientific research, approved laboratory, university, IITs, इन तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया है, अगर आप वहां पेमेंट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो जो हटाया है वो पेमेंट वाले डिडक्शंस को हटाया है, ठीक है, पूरा सेक्शन 35 नहीं हटाया है। इन्वेस्टमेंट लिंक 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस की लिस्ट दी गई है। अगर आप उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगेन सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस, उनका आपको डिडक्शन मिलता है 35AD में, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर अगर कोई खर्चा हुआ है तो अगेन वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसा डिडक्शन सैलरी में हमने बात करी थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है आउट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी इनकम, वैसे ही फैमिली पेंशन में से भी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, तो वो भी नहीं मिलेगा। लास्टली जो कॉमन डिडक्शंस होते हैं, ये तो सब सेक्शन वाइज डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस हो गए, या कोई स्पेसिफिक इनकम रिलेटेड एक्सपेंसेस या डिडक्शंस या बेनिफिट्स हो गए। यहाँ पर चैप्टर 6A में हम लोगों को जनरल डिडक्शंस होते हैं, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से हमको डिडक्शंस मिलते हैं। चैप्टर 6A में 80C से लेके 80U तक के कोई भी बेनिफिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली 80C से लेके 80U तक कोई भी बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सेक्शंस। ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो कौन से 80CCD 2 और 80JJAA क्या कहा गया है इन सेक्शंस में? तो 80CCD 2 इज बेसिकली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन।
एंड JJAA इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस को अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज को रखते हो तो उनकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज का डिडक्शन मिलता है, सो वो आप ले सकते हो, ये दोनों आप ले सकते हो। अदर देन दैट जो नॉर्मल अदर डिडक्शंस होते हैं सी वगैरह के, वो सारे आप क्लेम नहीं कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पर जो टोटल इनकम कैलकुलेट करी जाएगी वो टोटल इनकम इन सारे सेक्शंस को हटाकर कैलकुलेट करी जाएगी, इन सेक्शंस के ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के अलावा कुछ और एडिशनल कंडीशंस हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए, देन वी मूव ऑन टू द मोर कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। नाउ व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड? So the total income for that particular assessment year, जो total income calculate करी जाएगी, that shall be calculated without giving any set off of losses, कोई भी set off नहीं दिया जाएगा of these particular deductions and these particular sections। So ऐसे जो sections हैं इनसे related अगर कोई भी brought forward loss वगैरह है तो उसको आपको adjust नहीं करना है for calculating the total income, and the losses under the house property loss will not be able to be adjusted under any other head। So ये दोनों conditions additionally satisfy करनी रहेंगी। कब आप ऑप्ट कर सकते हो, टाइम लिमिट क्या रहेगी ऑप्ट करने की? सो दैट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल एचएफ का बिजनेस प्रोफेशन में कोई इनकम है या नहीं। अगर इंडिविजुअल एचएफ इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे एसएससीज को ऑप्शन हर साल एप्लीकेबल है, मतलब आप किसी भी साल ऑप्ट कर सकते हो, बाहर आ सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस साल ऑप्ट करना चाहते हो उस साल 139(1) के रिटर्न के साथ, आपके 139(1) के जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो उसके साथ आपको ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना पड़ेगा। नहीं अगले साल करते हो कोई दिक्कत नहीं है, सो यू कैन स्विच, हर साल आप चेंज कर सकते हो। अगर आपकी इनकम में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो फिर आपके पास वो वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ पर्सन, आपके ऊपर कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल हो रही है रिटर्न फाइलिंग की, उससे पहले या उस दिन आपको ऑप्ट कर लेना है, या तो इस साल या उसके अगले साल, जिस भी साल आप ऑप्ट करें। बट वंस यू ऑप्ट यू कैन नॉट कम आउट एक्सेप्ट फॉर द केस कि आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, उस केस को छोड़कर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड नहीं अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। सो वंस यू हैव एंटर्ड आपको हर साल उसी पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से ही असेस होना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में दोनों में से कोई भी कंडीशन में आप कंडीशंस, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर आप बाहर हो जाते हो ऑटोमेटिकली स्कीम से, इनवैलिड हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपने एक्सरसाइज किया है, एंड यू विल बी असेस्ड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। In this case also, if the assessee does not follow any of the conditions, then he will be coming out of the particular scheme, and आगे हर साल, इस साल और आगे हर साल अब आपके नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही टैक्स लायबिलिटीज असेस करी जाएंगी। Lastly, the provisions of alternate minimum tax, that is AMT, will not be applicable. So these are the provisions which are to be kept in mind for alternative tax regime। बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट एग्जामिनेशंस के लिए, इसीलिए हमने इसे स्पेसिफिकली डिस्कस किया। रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स और रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर स्कीम, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।